हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का 14th नंबर लेक्चर करने आए हैं। हमारा आज का टॉपिक है कटिंग ऑफ मिरर और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्लेक्शन का यानी लास्ट टॉपिक है, यानी कहने का मतलब कि जो हम कर्व सरफेस का रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं उसका लास्ट टॉपिक है। इस वीडियो के बाद जो हमारा 15th वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, कॉपी और कलम निकालकर हमेशा की तरह तैयार हो जाइए आगे बढ़ने के लिए। देखिए, तो सबसे पहले बात करेंगे कटिंग ऑफ मिरर का। तो कटिंग ऑफ मिरर क्या होता है? देखिए, जब मिरर को कट करिएगा तो क्या घटना घटेगा। छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, एक समझ लीजिए कि जानकारी है जो आपसे साझा किया जा रहा है ना। तो कटिंग ऑफ मिरर, तो मिरर का कटिंग क्या होता है? तो देखिए, अगर आप कट नहीं करते तो मान लीजिए कि ये आपका कनकेव मिरर है। कैसा मिरर है आपका? ये कनकेव मिरर। तो अगर ये कनकेव मिरर है और ये जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा। एक ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ रखे हैं तो इसका कितना इमेज बनेगा? एक रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, एक मिरर है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? एक होगा, एक इमेज बनेगा। लेकिन अगर इसी मिरर को आप काट दीजिए इस तरीके से, बीच से मान लीजिए इस मिरर को काट देते हैं। काटने का मतलब देखिए कैसे काटेंगे, बस काटे हैं। मान लीजिए कि दो टुकड़ा है, एक टुकड़ा ऊपर और दूसरा टुकड़ा क्या है? नीचे। तो मिरर को क्या कर दिए हम? काट दिए। तो जब आप मिरर को काट दिए तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर बदल गया है ये दोनों पार्ट का? नहीं, अभी भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी पॉइंट के अबाउट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बदला। तो अभी भी एक ऑब्जेक्ट का वो एक ही इमेज बनाएगा। नंबर ऑफ इमेज कितना बनाएगा? वो एक ऑब्जेक्ट का क्या करेगा? वो एक ही इमेज बनाएगा, अभी भी एक इमेज बनाएगा। वो अभी कोई वो दो इमेज नहीं बना देगा, दो मिरर नहीं है। जब तक सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बदलेगा तब तक एक ही इमेज बनाएगा। इवन आप ऐसे भी अगर रखते हैं ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर खाली नहीं बदले, बस ये है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। और आप काट दीजिए इसको अलग अलग टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़े में इसको काट दिए इस तरीके से। एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये चौथा टुकड़ा, ये पांचवा टुकड़ा, और एक ऑब्जेक्ट रखे। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? 1। यानी आईना का कितना भी टुकड़ा करिएगा एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज दिखाई देगा, जब तक सारे पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही पॉइंट के अबाउट लाई करता हो। मतलब काटा गया है, कर्वेचर मतलब सेम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। आप गाना सुने होंगे ना कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। तो एक में भी तन्हा थे और 5 ठो में भी अकेले हैं, 100 ठो में भी अकेले रहेंगे। कब तक? जब तक कि सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बदलेगा, है ना, सारे पार्ट का। जब तक सारे पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही पॉइंट पे लाई करेगा तब तक वो सब एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। और फिर से वो बात सही होगा क्या कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। तो यहाँ पे वही बात है, राइटर यही सोच के बनाया होगा। लेकिन चूंकि हम फिजिक्स के टीचर थे, एक में तन्हा थे, दो में तन्हा नहीं रहेंगे, दो में दो हो जाएंगे, तीन में तीन हो जाएंगे। देखिए कैसे। तो क्या है कि मान लीजिए कि आप मिरर को काटे और काट के ये काम किए मिरर के साथ। एक टुकड़ा ये हो गया काट के, देखिएगा ध्यान से, ये मिरर का एक टुकड़ा हो गया और ये जो हो गया इधर, और ये मिरर का दूसरा टुकड़ा हो गया। देख लीजिए, दो टुकड़ा है। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट पे होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं और होगा, इसका कहीं और होगा। तो अब ये पुराना वाला प्रिंसिपल एक्सिस था, अगर आप इस पे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये मिरर अलग इमेज बनाएगा और ये मिरर अलग इमेज बनाएगा। तो यहाँ पे पूछेगा कि नंबर ऑफ इमेज कितना, तो जितना टुकड़ा, क्या बोलेंगे, यहाँ पे पूछेगा नंबर ऑफ इमेज कितना होगा भाई, तो कहेंगे यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेज होगा, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू क्या होगा? 2। जितना टुकड़ा उतना मिरर, उतना इंडिपेंडेंट मिरर। अगर काट के डिस्प्लेस कर दिया ऐसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बदल गया हर एक टुकड़े का, तो क्या लिखिएगा आप यहाँ पर नोट करके कि इफ द मिरर इज कट, इफ द मिरर इज कट इन सच अ वे, इन सच अ वे, इस तरीके से मिरर को कट किए दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर,
द सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र, दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच पार्ट remains at same point, अगर वो एक ही पॉइंट पे रह गया है ना, then one image for one object, एक ऑब्जेक्ट का कितना इमेज होगा भाई, एक ऑब्जेक्ट का कितना इमेज होगा, एक इमेज। लेकिन अगर क्या कहिएगा, इफ द मिरर इज कट, क्या लिखिएगा, इफ द मिरर इज कट सच दैट क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीओसी मतलब क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ना यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे होंगे शायद, तो यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग वो भी बात लिखेंगे, या आप अपने से भी लिख सकते हैं क्या, कि इफ द मिरर इज कट इन सच अ वे दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच पार्ट इज डिफरेंट, हर एक पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना, अलग अलग पॉइंट पे होगा, तो वो इंडिपेंडेंट मिरर की तरह बिहेव करेगा। किसके तरह बिहेव करेगा, इंडिपेंडेंट मिरर। और जितना इंडिपेंडेंट मिरर, देखिए 2 इंडिपेंडेंट मिरर, तो इमेज का संख्या कितना है आपका, 2 है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करिए, जो भी हम बोले वो स्क्रीन पे अभी आ जाएगा, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। अब इसको आप नोट करिए। देखिए, तो अब हमारा आज का जो अगला टॉपिक है, जो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर जो आपका टॉपिक है, कोई थ्योरी नहीं है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रॉब्लम से ही आप इसको समझ सकते हैं, क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं। बस एक ही थ्योरी है जो हमेशा काम आता है, एक मिरर के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होता है। बस यही ध्यान रखना, जितना बार भी रिफ्लेक्शन होगा, एक के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट। ये हम प्लेन मिरर में भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर चुके हैं, और यहाँ पे भी हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि एक मिरर जो इमेज बनाएगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो देखिए, क्वेश्चन अभी हम लिख के रखे हैं, क्या कर रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव। अब देखिए लिख दिया 3, होने का तो एक 5 10 हो सकता है, लेकिन 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1, यानी M1 पे पहला। आप कहिएगा इसमें भी तो पहला हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन में लिमिटेशन पुट कर दिया है कि पहला रिफ्लेक्शन M1 पे होगा, ये जो अब इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर ये जो इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं 3 रिफ्लेक्शन ऐसे ही होना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए एक एक रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन। किसका बात करेंगे, फर्स्ट रिफ्लेक्शन। तो देखिए सिंपल ये फॉर्मूला पुटिंग होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, फोकल लेंथ कितना है, -10। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, और ये कनकेव मिरर है तो माइनस में। अब ये मत समझिए कि ऐसे घुमा के रख दिया है, क्योंकि अगर आप रे डायग्राम बनाइए, देखिए अगर हम आपको रे डायग्राम बना के दिखाते हैं यहाँ पे, तो क्या करिएगा ना आप, कि कहिएगा कि एक रे यहाँ से निकला, ऐसे निकला ना, एक रे ऐसे निकला यहाँ से। तो देखिए अब ये पोल है, तो पोल से अपोजिट डायरेक्शन में ही जाके, यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में ही जाके डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपका क्या होगा यहाँ पे, माइनस में। तो u बराबर क्या लिखिएगा, -15 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा, इस पहले मिरर के कारण, पहले रिफ्लेक्शन के कारण। तो फॉर्मूला तो सिंपल सा, uf डिवाइडेड बटा u माइनस एफ। तो u हो गया -15, f हो गया -10, और ये -15 माइनस माइनस क्या, +10, माइनस माइनस +10। तो आप यहां से लिखिएगा ना 150, 15 गुने 10 150, और बटा क्या, -5। तो ये कट गया भाई, तो ये हो गया -30। तो -30 से आप क्या समझते हैं, -30 करने का मतलब ये किसका इमेज यहाँ बनेगा। देखिए यहाँ से ना, ये इसका जो, ये जब रिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से, जब ये ऐसे आएगा और इतना ही एंगल बना के, चूंकि ये ऑब्जेक्ट है 15 पे और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 पे, तो ये जो बनेगा आप नॉर्मल, तो इतना ही एंगल बना के क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, मतलब ये डायग्राम बना दिया, रिफ्लेक्ट हुआ इतना एंगल बना के, कितना दूरी पे ये इमेज बना, इसको I1 कहेंगे। तो ये 30 सेंटीमीटर, कहाँ बना, ये 30 सेंटीमीटर पे बन गया ये। अब देखिए दोनों मिरर के बीच का दूरी 40 है, और ये पहला इमेज बना 30, तो ये वाला इमेज
ये जो इमेज बना है -30, मतलब माइनस मतलब इधर ही, ये जो बना है 30 सेंटीमीटर पे, तो ये किसके लिए, ये I1 क्या होगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके लिए, प्लेन मिरर के लिए। तो इससे ये 10 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, बनाने जानते होंगे, ऐसे आप सीधे सीधे भी बना सकते हैं। इंसिडेंट रे गया और ये क्या हो गया, ये आपका इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये पीछे की ओर बढ़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा I2, 10 सेंटीमीटर आगे तो ये 10 सेंटीमीटर पीछे बन गया। अभी 2 ही रिफ्लेक्शन हुआ है। तीसरा, अब ये वाला किसके लिए, अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किसके लिए, फॉर थर्ड रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्ट फॉर थर्ड रिफ्लेक्शन। सेकेंड रिफ्लेक्शन तो प्लेन मिरर का था तो आसान हो गया, तो ये हो गया। अब देखिए फॉर थर्ड रिफ्लेक्शन, अब आप बात करिएगा तीसरे रिफ्लेक्शन का, तो थर्ड रिफ्लेक्शन में क्या होगा भाई मेरे, तो थर्ड रिफ्लेक्शन में इससे होगा, यानी इसके द्वारा बनाया गया इमेज है, तो इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो थर्ड रिफ्लेक्शन में ये अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसका दूरी इसके पोल से कितना है, 40 और 10 50। तो इसीलिए थर्ड रिफ्लेक्शन में u बराबर क्या होगा, -50। क्यों -50 होगा आप देख रहे होंगे, फोकल लेंथ तो वही होगा अभी भी -10, है ना। तो आपसे अब भी निकालने पड़ेगा आपको, भी बराबर क्या लिखिएगा, uf और डिवाइडेड बटा u माइनस एफ। तो u कितना होगा, u है आपका कितना -50, f कितना है -10, और ये -50 और माइनस माइनस +10, तो क्या लिखिएगा 500 बटा -40, 500 बटा -40, तो -40 बट -50 बटा 4 क्या बचेगा, ये -12.5 सेंटीमीटर। मतलब -12.5 करने का मतलब क्या है कि -12.5 का जब आप बात करिएगा तो ये तो आपका 50, ये आपका 30 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बन रहा होगा, फाइनल इमेज यहाँ बन रहा होगा। अब डायग्राम नहीं बना सकते क्योंकि ज़्यादा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, इसीलिए मतलब ये अगर यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। डायग्राम आपको बनाने नहीं कहेगा, बस हम आपको फील करा दिए डायग्राम बना के किस तरीके से फॉर्म होगा। देखिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन था ये मिरर के कॉम्बिनेशन से, जितना चौथा का तो चौथा भी बनाते हैं हम। तो अब आप इसको नोट करिए, देन हम लोग फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए तो अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उसी तरह का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय 2 रिफ्लेक्शन। अब 2 रिफ्लेक्शन है, मतलब एक दोनों से। टेक द फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम m1, ये आपका m1 है और ये m2 है। कह रहा है कि पहला रिफ्लेक्शन आपको कहां से लेना है, m1 से। तो देखिए जब आप बात करिएगा यहाँ पे m1 का, तो ये कन्वेक्स मिरर है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, यानी m1 से। फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां से होगा, m1 से। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट, ये इसका पोल है, इसके लिए ऑब्जेक्ट इसके 10 सेंटीमीटर दूर है ना। तो u बराबर आप क्या लिखेंगे, -10। फोकल लेंथ 10 है, तो 10 है तो इसको +10 लिखेंगे। क्यों +10 लिखेंगे, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण में फोकल लेंथ पॉजिटिव में रहता है। तो ये काम हो गया। तो b का इक्वेशन आप जान रहे हैं, b बराबर क्या लिखेगा, यहां से हम लोग जानते हैं uf और u माइनस एफ। तो u कितना है -10, f कितना है 10, और ये -10 और ये तो माइनस साइन है और ये +10 है, तो क्या हो जाएगा आपका -100 और बटा -20, माइनस माइनस को मार गिराएगा, ये क्या आएगा आपका +5। तो v बराबर क्या आ जाएगा +5 सेंटीमीटर। तो v बराबर जो +5 होगा, तो +5 मतलब समझते हैं ना, इसको हम माइनस में लिए। क्यों, क्योंकि देखिए इंसिडेंट रे, अब फोटो आप पहले बनाइएगा, क्योंकि अब हम जो करेंगे इसमें वो नहीं दिया हुआ रहेगा। अब ये जैसे ब्लू मार्कर से जो हम बना रहे हैं ना, वो सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का फोटो आप अलग बनाइएगा। यहाँ से ऐसे निकलेगा ये, और ये रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, और ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे ये जाएगा ऐसे, यहाँ पे इमेज बनेगा I1, कितना दूरी पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, +5 मतलब यहाँ पे बन गया इमेज। और जब इमेज वहां पे बन गया, तो अब देखिए, अब ये जो इमेज बना, ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन। जानते ही, तो यही रूल ही है पूरे ऑप्टिक्स में, फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन। तो कितना दूरी है, ये 45, ये 5, 10, 55 और 5, तो मतलब इस मिरर से दूसरे मिरर से यहाँ का दूरी कितना हो गया 60, कितना हो गया वो 60। तो क्या लिखिएगा आप यहाँ से, फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन, फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन। सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए आप क्या लिखेंगे, तो सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए आप लिखेंगे यहाँ से u, ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है -60,
-60 ही लेंगे, इंसिडेंट रे इधर से आएगा। अब देखिए ये डायग्राम अगर बनाने की बात होगी यहाँ पे, तो डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे भाई, यहाँ से आया ऐसे और इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो गया। थोड़ा सा आपको लगेगा अजीब देखने में डायग्राम, लेकिन हम ऐसे ही बना देते हैं, बस समझने के लिए डायग्राम आपको हम बना दे रहे हैं। ये आपका कितना दूरी पे मान लीजिए ये 5 है ना, ये I1 है। यहाँ पे जब ये पड़ेगा ना तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, तो रिफ्लेक्ट होके ये जहाँ पे आएगा यही आपका फाइनल इमेज होगा जो हम अभी निकाल रहे हैं। तो कितना होगा वो देखिए, तो U बराबर हो गया -60, F बराबर क्या हो गया आपका -20। क्यों माइनस ले रहे हैं पता है ना, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है। तो U और F पता कर दिए, तो V का फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, UF और डिवाइडेड बटे U माइनस F, UF डिवाइडेड बाई U माइनस F। तो U कितना दे रखा है -60, F कितना दिया हुआ है आपका, F दिया हुआ है आपका -20, F क्या दिया हुआ -20, और ये -60 और माइनस माइनस क्या हो गया +20, तो ऊपर हो गया 1200 और नीचे क्या हो गया -40, तो ये कट गया, क्या हो गया -30 सेंटीमीटर। मतलब ये जो देख रहे हैं ना फाइनल इमेज का दूरी यहाँ से, यही आपका क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, माइनस मतलब इधर। तो दिस इज द फाइनल, यानी फाइनली जो इमेज बनेगा 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ कनकेव मिरर। आंसर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में हम लोग लिखेंगे कि फाइनल इमेज इज एट 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ कनकेव मिरर। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, टू द राइट ऑफ कनकेव मिरर, है ना, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। हो गया ना। अब देखिए इसको नोट करिए, फिर और क्वेश्चंस करेंगे हम। देखिए तो अब हम बात करेंगे, हमारा जो आज का तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ पॉइंट सोर्स S इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन टू कन्वर्जिंग मिरर। दो कन्वर्जिंग मिरर, उसके मिडवे मतलब बीच में, तो बीचों बीच में एक पॉइंट सोर्स S आपको दिख रहा है। दोनों का फोकल लेंथ इक्वल है, इसका भी फोकल लेंथ F है, इसका भी फोकल लेंथ F है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ D। D ये दोनों मिरर के बीच का दूरी है। कहेगा D का क्या वैल्यू होगा ताकि एक ही इमेज बने, है ना, ओनली वन इमेज इज फॉर्म्ड। तो देखिए सोचने वाली बात है, लॉजिकल बात है, कोई बहुत बड़ा बात इसमें नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल बात है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है आपका, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, अगर ये फोकस होता है, अगर ये क्या होता है फोकस, दो सिचुएशन है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिचुएशन 1 पे, कि अगर वो फोकस के जगह पे है तो देखिए क्या होना है, ये एक मिरर हो गया और ये दूसरा मिरर हो गया। अगर आप ऐसा मान लेते हैं कि ये जो S है, S जो बीचों बीच में है, अगर ये फोकस के बराबर है, ये भी F है और ये भी F है, मतलब बीच में रखा हुआ है तो दोनों से दूरी बराबर होगा। अगर ये फोकस है मतलब दोनों का फोकल लेंथ है, तो क्या प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी लाइट अगर फोकस से निकलकर मिरर पे पड़ता है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, वो पैरेलल हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया है, ऐसे आ गया है, उसी तरीके से यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ चुका है, तो अब देखिए इस मिरर को देखिए, इस मिरर को देखिएगा तो क्या लगेगा कि इसके लिए रे इन पैरेलल आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इसको कहां भेज देगा, फोकस पे। तो क्या इस एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बनेगा, यहीं पे। देखिए यहां से एक रे गया फोकस से निकल के, तो पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया तो रास्ते में मिरर मिला तो फिर से उसको फोकस पे पहुंचा दिया, तो एक ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, एक ही इमेज बनेगा, यहीं पे बनेगा, है ना। तो ये जो D है उसका पहला जवाब हो सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा है वैल्यूज, वैल्यू नहीं लिखा है, वैल्यूज लिखा है। तो D का पहला जवाब है कि D का वैल्यू 2F हो सकता है। F और F क्या 2F। अगला जवाब क्या है भाई, अगला देखते हैं, अगला इसी में बनाते हैं। अगर मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये तो होना ही है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये वाला दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये भी क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये यहां से निकल जाता है, ऐसे गया, तो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से लौट के आ जाएगा। क्यों ऐसा घटना घट रहा है जानते हैं ना, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो उसी रास्ते से लौट जाता है, रिट्रेस कर लेता है अपने पाथ को। वही घटना यहाँ भी घट रहा होगा, ऐसे आएगा और ऐसे लौट के जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी तो बराबर दूरी पे है ना, फोकल लेंथ दोनों का सेम है, तो जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगा। तो अगला आंसर क्या होगा, D बराबर 2R। तो 2R को आप क्या लिख सकते हैं 4F, यानी R बराबर 2F होता है ना, तो 4F।
तो क्या आंसर होगा 4f और क्या 2f। तो इस क्वेश्चन का दो जवाब है कि ये d बराबर 4f होगा तब भी ऐसा है, मतलब ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तब भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये पॉइंट अगर फोकस होगा तब भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ये एचसी वर्मा का भी सवाल है, एचसी वर्मा में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, तो एचसी वर्मा का एक क्वेश्चन है, दो आंसर उसमें है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सवाल बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, और नोट करके अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन, जो हमारा अगला टॉपिक है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो चुका। जो भी काम भर का क्वेश्चन था, जैसे आज के टॉपिक में 3 क्वेश्चन कराया, तीनों अलग अलग टाइप का, 3 रिफ्लेक्शन वाला, 2 रिफ्लेक्शन वाला, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए ना, इस तरह का भी हमें क्वेश्चन दे सकते हैं, कहेंगे ये प्लेन मिरर है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, और ये कनकेव मिरर है। अगर आपसे हम ये कहें कि, अगर हम आपसे ये कहें ना कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, हो सकता है ना, इस तरह का क्वेश्चन दिए हम आपको, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये कौन सा पॉइंट होगा, ताकि ये कौन सा, ये इसका दूरी क्या होगा, इसका फोकल लेंथ एफ है, तो इसका दूरी क्या होगा, ताकि जो फाइनल इमेज है, ताकि जो है क्या आपका फाइनल इमेज वो इन्फिनिटी पे बन जाए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे कैसे बनेगा बताइए। ये कहेगा कि जहां पे ये ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन जाए, तो ऐसा कब संभव है, ये भी सोचने वाली बात है। तो देखिए, अगर ये फोकस होगा, ध्यान दीजिए, अगर ये फोकस होगा तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, इस मिरर पे ऐसे पड़ेगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये आएगा और ये ऐसे पड़ेगा। इस दूरी को x मान लीजिए। सवाल ये है कि x का वैल्यू बताइए ताकि जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे इसका इमेज बने, रिफ्लेक्शन होने के बाद, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद। तो देखिए, यहां से गया फोकस, अगर ये फोकस है तो हम मान रहे हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो दो ही चीज सोचना है कि वो पॉइंट चाहे तो फोकस हो सकता, नहीं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है। ये आपको बता दिए तरीका। कहिए कि सर आप कैसे सोच लिए, तो ये प्रैक्टिस से आप सोच पाएगा। हम आपको डायरेक्ट बता दिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले कि जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन जाएगा, एक इमेज दो इमेज वहीं का वहीं बन जाएगा, ऐसा कुछ कंडीशन पुट करे ना, तो आपको क्या करना होगा ना उस समय कि आप उसको फोकस, उस पॉइंट को फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर मान के सोचिए। अगर ऐसा सोच सकते हैं तो आपका काम हो गया, 50% आप काम कर लिए ऐसा सोच के। तो देखिए, अगर ये फोकस होगा तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, इस पे टकराएगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये प्लेन मिरर पे अगर 90 डिग्री से पड़ता है तो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते पे लौट जाएगा, तो यहां से लौटेगा और फिर से फोकस पे मिल जाएगा। तो ऐसा कब संभव है, जब x जो है f के बराबर होगा, जितना भी फोकल लेंथ देगा, मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया 20, तो कहेगा x का वैल्यू क्या होगा, तो आंसर कहेंगे 10 होगा। अगर ये फोकस होगा तभी ये केस संभव है कि जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन जाए मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद, क्योंकि फोकस रहेगा तो निकलेगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्लेन मिरर पे पड़ेगा, प्लेन मिरर उसको लौटा देगा, 90 डिग्री पे पड़ता है तो आई बराबर आर, है ना, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा और फिर से वहीं पे मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा, है ना। तो ये तब संभव है जब ये x इस मिरर के फोकस के बराबर होगा, जितना भी फोकस देगा वो इसका आंसर हो जाएगा। समझे बात को। तो आपको बता दी, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, आपको सोचना होगा उस समय। तो लॉजिकली आप सवालों को जवाब दे सकते हैं सवालों का, जैसे हम आपको बताया, आपको सोचना है, क्योंकि फिजिक्स में हम आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दें, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर समझ जाइए, और जब वैसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो नहीं बना पाइए, तो ये फिजिक्स पढ़ाना नहीं है, फील करना है, अपने से एप्लीकेट करना है, आत्मनिर्भर बनिए क्वेश्चन बनाने में, है ना। मोदी जी नहीं हम कि आपको आत्मनिर्भर कहेंगे पकौड़ा बेचने के लिए, आत्मनिर्भर मतलब क्वेश्चन बनाने में अपने से बनाइएगा तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए हम बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि क्वेश्चंस अपने से बनाइए, ठीक है। तो इतना काफी था आज के लिए। अब हम लोग कल अगले वीडियो में रिफ्रैक्शन करेंगे, तब तक आप इसको नोट करिए।